जैसा कि आज का हमारा जो उप विषय चल रहा है वो है जन संचार माध्यम, अभिव्यक्ति और माध्यम, जो पूरक पाठ्य पुस्तक है हमारे पाठ्यक्रम में। तो इसी में से प्रथम अध्याय है जन संचार माध्यम। अभी तक हम जो कर चुके हैं, संचार किसे कहते हैं, जन संचार किसे कहते हैं, इसके क्या कार्य हैं, संचार के क्या कार्य होते हैं, संचार की विशेषताएं क्या होती हैं, ये सभी कुछ हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम जो अध्ययन करेंगे जन संचार के कार्यों, जन संचार के जो कार्य हैं इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जन संचार के कार्य सर्वप्रथम जैसे सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच। ठीक है, ये सभी के सभी जन संचार के कार्य होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो जन संचार है, जन संचार किसका हिस्सा होता है, जन संचार हिस्सा होता है संचार का, यानी कि कम्युनिकेशन में से जो मास कम्युनिकेशन निकल कर आता है। ठीक है, और इसमें जन संचार में डायरेक्टली बात न करके किसी टेक्निकल यानी कि तकनीकी या किसी यंत्र के माध्यम से लोगों को संदेश पहुंचाया जाता है, सूचना दी जाती है, उसको जन संचार बोलते हैं। ठीक है, तो इसके कार्यों के विषय में जान लीजिएगा। जिस प्रकार संचार के कई कार्य हैं उसी तरह जन संचार माध्यमों के भी कई कार्य हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। सूचना देना, जनसंचार का प्रमुख कार्य सूचना देना है। सबसे पहले जो काम होता है जनसंचार का वो क्या होता है, लोगों को सूचित करना। ठीक है, हमें उनके जरिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती है। हमारी जरूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है। अब मैंने आपको दो माध्यम बताए थे, दो तरह के, यानी कि एक होता है दृश्य श्रव्य माध्यम और एक होता है श्रव्य माध्यम। ठीक है, अब जो सूचनाएं है प्रत्येक कोने से कैसे प्राप्त हो सकती है, वो दृश्य श्रव्य माध्यम से भी और श्रव्य माध्यम से प्राप्त हो सकती है, और लोगों को उससे अवगत कराते हैं। कैसे कराते हैं अवगत, मान लीजिए जैसे अंग्रेजी में न्यूज शब्द है, NEWS, न्यूज। N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट और S फॉर साउथ, यानी कि चारों ओर की खबरों को एकत्रित करके लोगों को उसके संदर्भ में जागरूक कराना, उन्हें बताना, यानी कि न्यूज। न्यूज का मतलब न्यू, नया। ठीक है, जिसके संदर्भ में लोग पहले से, जिस घटना के बारे में लोग पहले से परिचित नहीं है उसके विषय में उन्हें परिचित कराना ही न्यूज कहलाता है। ठीक है, अब ये है जो सूचना देना। हमें उनके जरिए दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती है, चाहे मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, या फिर टेलीविजन है, या न्यूज़पेपर है, या रेडियो है, ये जितने भी यंत्र है, इन सभी से हमें संचार के संसार के प्रत्येक कोने से हमें सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, हमारी जरूरतों का बड़ा हिस्सा जन संचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है। दूसरा, शिक्षित करना। जन संचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जन संचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। यहाँ शिक्षित करने से आशय उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराने और उनके प्रति सजग बनाने से है। अब उदाहरण के तौर पे लेके चले, शिक्षित कराने का मतलब है कि जैसे अभी मान लीजिए हाल ही में ये जो भयंकर महामारी चली हुई है, ये जो बीमारी है, ये इतनी भयंकर बीमारी चली हुई है कोरोना की, अगर मान लीजिए ये तरह तरह के जो यंत्र है हमारे पास नहीं होते, ये मोबाइल फोन है या फिर इंटरनेट है या फिर टेलीविजन है या रेडियो है, इस तरह के ये यंत्र नहीं होते, तो जैसे आज हम वर्तमान में हम घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसमें चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी है, मैथ है, साइंस है, जो भी आपको जिस भी संदर्भ में जानना है, जिस विषय के संदर्भ में आपको परिचित होना है, आप तुरंत ही परिचित हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये सभी सुविधाएं किन से मिल रही है? ये सभी सुविधाएं हमें, ये जो जनसंचार ने लोगों को तरह तरह के जो साधन दिए हैं, तरह तरह के जो ये यंत्र दिए हैं, यंत्रों की जो प्राप्ति हुई है, इन यंत्रों से ही हम शिक्षित होते हैं। और जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपनी देश की गतिविधियों से ही परिचित हो, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करें। एक विषय से संबंधित हम, एक विषय से, एक ही सवाल से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे यूट्यूब पे है या गूगल पे आप सर्च करोगे, कुछ भी सर्च करोगे, आप उसमें क्वेश्चन लिखोगे और तुरंत ही आपको क्या ढेरों सारी क्या मिलेंगे, उसमें ढेर सारी सूचनाएं प्राप्त होंगी आपको। ठीक है, मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद है या जयशंकर प्रसाद जी है या फिर किसी अन्य साहित्यकार के विषय में आपको जानना है तो पूरी डिटेल मिलेगी इसमें। ठीक है, आगे चलिए। तीसरा है मनोरंजन करना। जन संचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन है। सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप, वीडियो और किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन है। ठीक है, आगे है एजेंडा तय करना। एजेंडा तय करना, जन संचार माध्यम सूचना और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करता है। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा के विषय बन जाते हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जन संचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। उदाहरण के लिए करंट का अगर एग्जाम्पल ले तो ये किसान आंदोलन से रिलेटेड जो इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको मिल ही नहीं सकता। किसान आंदोलन ले लीजिएगा या फिर जो कुछ राज्यों में जो अभी चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों से संबंधित आप एग्जाम्पल ले सकते हो इसमें। ठीक है, चलिए आगे। निगरानी करना। अब इसका जो जनसंचार का एक प्रमुख कार्य ये भी है कि ये सरकार के कामकाजों पर क्या करती है, निगरानी रखती है कि सरकार कोई गलत काम ना करे, कोई गलत कदम ना उठा ले, तो उस पर इसकी विशेष निगरानी होती है। ठीक है, चलिए। किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों को, किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन संस्था में कोई अनियमितता बरती जा रही है तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार माध्यम पर ही होती है, माध्यमों पर है। ठीक है, आगे है विचार विमर्श के मंच। जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न कार्यों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे इसमें जैसे ये जो टीवी चैनल वाले होते हैं, जैसे किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई भी समस्या को अगर उजागर करना होता है तो ये क्या करते हैं, ये अलग अलग दलों के नेताओं को बुलाकर डिबेट कराते हैं, कराते कि नहीं कराते हैं। और उसमें कोई बीजेपी का बीजेपी का नेता होता है, कोई कांग्रेस से होता है, कोई आम जनता पार्टी से होता है। तो ये क्या करते हैं, ये सभी पर दलों के नेताओं को बुलाकर उस पर उस समाज के जो भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक जो भी समस्या होती है, सांस्कृतिक जैसे भी समस्या होती है, उस समस्या को भी ये क्या करते हैं, उस समस्या को उजागर करते हैं। ठीक है, और उसमें लोगों की भी राय होती है, नेता जो नेतागण होते हैं, नेतागण की भी राय ली जाती है, नेतागण भी अपने तर्क वितर्क रखते हैं। ठीक है, तो आगे है भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। अब इसमें भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास कब हुआ, सर्वप्रथम किसने किया?
ठीक है। और कौन कौन से, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, ठीक है, न्यूज़पेपर है, ये सभी इस प्रकार की जो माध्यम है, ये सभी इन माध्यमों के संदर्भ में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। ठीक है। भारत में आज जनसंचार के आधुनिक माध्यम जिस रूप में मौजूद है, उसकी प्रेरणा भले ही पश्चिमी जनसंचार माध्यम रहे हो। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस पंक्ति को। ठीक है। लेकिन हमारे देश में जनसंचार माध्यमों का इतिहास कम पुराना नहीं है। बड़ी सहजता के साथ इसके बीज पौराणिक काल के मिथ के पात्रों में खोजे जा सकते हैं। देव ऋषि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। अब इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। देव ऋषि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। वाचक कौन होता है? वाचक होता है बोलने वाला, बताने वाला। ठीक है। जो वीणा की मधुर झनकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु थे। उन्हीं की तरह महाभारत काल में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को युद्ध की झलक दिखाने और उसका विवरण सुनाने के लिए जिस तरह संजय की परिकल्पना की गई थी, इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। वह एक अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करती है। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। जन भावनाओं को राज दरबार तक पहुंचाने और राजा का संदेश जनता के बीच प्रसारित करने की समृद्ध व्यवस्थाओं के उदाहरण बाद में ही दिखाई पड़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे सम्राटों के शासनकाल में स्थायी महत्व के संदेशों के लिए शिलालेख और सामयिक या तात्कालिक संदेशों के लिए कच्ची स्याही या रंगों से संदेश लिखकर प्रदर्शित करने की व्यवस्था और मजबूत हुई। तब बाकायदा रोजन तब क्या हुआ था? तब बाकायदा रोजनामा लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाने लगे और जनता के बीच संदेश भेजने के लिए भी सही व्यवस्था की गई। लेकिन भारतीय संचार परंपरा की खासियत यह भी रही है कि राज दरबारों के समानांतर हमारे यहाँ लोक माध्यमों की भी सुलझी व्यवस्था मौजूद रही है। इसके संकेत प्रागैतिहासिक काल से ही हमें मिलते हैं। भीमबेटका के गुफा चित्र इसके प्रमाण है। यह समानांतर व्यवस्था बाद में कठपुतली और लोक नाटकों की विविध शैलियों के रूप में दिखाई पड़ती है। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विविध नाट्य रूपों, कथा वाचन, बाउल, सांग, रागनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी, जात्रा, गंगा गौरी, यक्षगान आदि का विशेष महत्व है। इन विधाओं के कलाकार मनोरंजन तो करते ही थे, एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र तक संदेश पहुंचाने और जनमत निर्माण करने का काम भी करते थे। लेकिन जनसंचार के आधुनिक माध्यमों के जो रूप आज हमारे यहाँ हैं, वे निश्चय हमें अंग्रेजों से मिले हैं। चाहे समाचार पत्र हो या रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट, सभी माध्यम पश्चिम से ही आए। हमने शुरुआत में उन्हें इसी रूप में अपनाया, लेकिन धीरे धीरे वे हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंग बनते चले गए। चाहे फिल्म हो या टीवी सीरियल, एक समय के बाद वे भारतीय नाट्य परंपरा से परिचालित होने लगते हैं। इसलिए आज के जनसंचार माध्यमों का खाका भले ही पश्चिमी हो, लेकिन उनकी विषय वस्तु और रंग रूप भारतीय ही है। क्योंकि उसकी भूमिका भी कहीं अधिक बढ़ चली है, इसलिए जहां वह शासक वर्ग के लिए राष्ट्र निर्माण की दिशा तय करता है, वहीं जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। जनसंचार माध्यमों के वर्तमान प्रचलित रूपों में प्रमुख है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट। इन माध्यमों के जरिए जो भी सामग्री आज जनता तक पहुंच रही है, राष्ट्र के मानस का निर्माण करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये देखिए, ये जो चित्र दिए हुए हैं, भीमबेटका का एक गुफा चित्र है, ये महाराष्ट्र का लावनी नृत्य है। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा आप। समाचार पत्र, पत्रिकाएं। अब इसमें समाचार पत्र पत्रिकाएं में सर्वप्रथम यही बातें बताई जाएंगी कि सबसे पहले कौन सी पत्रिका छपी थी और कहां से छपी, कब छपी, इसका आविष्कार कब हुआ। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिका या प्रिंट मीडिया ही है। हालांकि अपने विशाल दर्शक वर्ग और तीव्रता के कारण रेडियो और टेलीविजन की ताकत ज्यादा मानी जा सकती है, लेकिन वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा। देखिए, एक बात से आपको बिल्कुल इस
अवगत करा देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो छपे हुए जो शब्द होते हैं, छपे हुए शब्द, मान लीजिए कोई भी शब्द है और उसको छपे हुए शब्द को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो काफी प्रभावशाली होता है। एक वैसे बोलते हैं हम, एक वैसे बोलेंगे, मान लीजिए हम 1000 शब्द बोल देते हैं या 500 या 100 शब्दों का उच्चारण कर देते हैं, तो वो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होंगे जितना महत्वपूर्ण क्या होगा, एक जो छपा हुआ जो वाक्यांश होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए। लेकिन वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा। भले आज भले ही प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता हो, लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता था। इसके 3 पहलू है, अंडरलाइन कर लीजिएगा कौन कौन से 3 पहलू है। इसके 3 पहलू है। पहला, समाचारों को संकलित करना, यानी कि पहला समाचारों को एकत्रित किया जाएगा। दूसरा, उन्हें संपादित कर छापने लायक बनाना। और तीसरा, पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठक तक पहुंचाना। ठीक है, ये 3 पहलू है। इसी के ये पत्रकारिता के 3 पहलू हो गए आपके। कौन कौन से हो गए ये? पहला तो समाचारों को एकत्रित करेंगे और एकत्रित करने के बाद उन्हें छापने लायक बनाएंगे और फिर छापने के बाद वो पाठक गण तक पहुंचाएंगे, उन्हें पढ़ने लायक जो बनाकर और पाठकों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, हालांकि तीनों ही काम आपस में गहरे जुड़े हैं, लेकिन पत्रकारिता के तहत हम पहले 2 कामों को ही लेते हैं, क्योंकि प्रकाशन और वितरण का कार्य तकनीकी और प्रबंधकीय विभागों के अधीन होते हैं, जबकि रिपोर्टिंग और संपादन के काम के लिए एक विशेष बौद्धिक और पत्रकारीय कौशल की अपेक्षा होती है। जहां बाहर से खबर लाने का काम संवाददाताओं का होता है, वहीं तमाम खबरों, लेखों, फीचरों को व्यवस्थित तरीके से संपादित करने और सुरुचिपूर्ण ढंग से छापने का काम संपादकीय विभाग में काम करने वाले संपादकों का होता है। आज पत्रकारिता का क्षेत्र भी बहुत व्यापक हो चला है। खबर का संबंध किसी एक या 2 विषयों से नहीं होता। दुनिया के किसी भी कोने की घटना समाचार बन सकती है, बशर्ते कि उसमें पाठकों की दिलचस्पी हो या उसमें सार्वजनिक हित निहित हो। हालांकि दुनिया में अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए 400 साल हो गए। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से करीबन इन पंक्तियों में से 8-9 क्वेश्चन बन जाएंगे अब आपके। ठीक है, चलिए। लेकिन भारत में इसकी शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑक्स हिक्की के बंगाल गजट से हुई, जो कलकत्ता यानी कि कोलकाता से निकला था। जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड भी कलकत्ता से ही सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। ये देखिए, यानी कि अब आपसे ये पूछा जाए कि जो पहला साप्ताहिक पत्र पहला जो साप्ताहिक पत्र है वो कौन सा निकला? तो कौन सा निकला? उदंत मार्तंड। कहां से निकला? कलकत्ता से निकला। कब निकला? 1826 ईस्वी में। किसने निकाला? पंडित जुगल किशोर जी ने। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है भारत में कब हुई थी? सन 1780 में। किसने की थी? हिक्की ने। ठीक है, जेम्स हिक्की ने। और क्या नाम था उसका? बंगाल गजट के नाम से। और ये बंगाल गजट भी कहां से निकला था? कलकत्ता से। ठीक है, तो इस तरह से 7-8 क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। करीबन इस अध्याय से ज्यादा 400 या 500, कम से कम 400 या 500 क्वेश्चन बनेंगे। वो आपको लिखवाएंगे 400-500 क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो +2 क्लास में भी आपके काम आएंगे। ठीक है भाई, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा, हिंदी। हिंदी भाषा के विकास में शुरुआती अखबारों और पत्रिकाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लिहाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा, जिन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली है। अब देखिए,
भारतेंदु जी का अगर नाम ले तो जितना इनका नाम लेंगे उतना ही कम होगा, क्योंकि आधुनिक काल की जो देन है वो भारतेंदु जी की मानी जाती है। आधुनिक काल में सबसे ज्यादा अगर जो प्रसिद्धि जो ख्याति प्राप्त की है वो भारतेंदु जी ने ही प्राप्त की है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको 6 भागों में और हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आदिकाल यानी कि 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक का जो दौर है आदिकाल के नाम से। फिर आदिकाल के बाद भक्ति काल, जिसे सोने का युग भी कहा जाता है, इसका जो शुरुआत हुई 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक शुरुआत हुई, और 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो दौर है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, उसे रीति काल के नाम से जाना जाता है। और रीति काल के बाद अब जो दौर शुरू होता है, यानी कि रीति काल का दौर शुरू हुआ 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का, और 1900 ईस्वी से और अब तक का जो दौर है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, उसे जानते हैं हम आधुनिक काल के नाम से। ठीक है, उसे आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तो इसे गद्य काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस काल को, और इस काल को भी, आधुनिक काल को भी 6 भागों में विभाजित कर दिया विद्वानों ने। तो उसमें कौन 6 भाग कौन कौन से हो गए? सर्वप्रथम हो गया भारतेंदु काल। भारतेंदु काल, भारतेंदु काल 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो दौर माना गया है वो भारतेंदु युग के नाम से माना गया है, भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। और 1900 ईस्वी से और 1918 ईस्वी तक का जो दौर है वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। और 1918 से 1936 का दौर छायावाद के नाम से जाना जाता है। और 1936 से 1943 का जो दौर है वो प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। और 1943 से 1951 का जो दौर है वो प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। और 1951 के बाद का जो दौर शुरू होता है वो नई कविता के नाम से जाना जाता है। और नई कविता को भी फिर 10 भागों में विभाजित कर देते हैं, जैसे समानांतर कहानी या सचेतन कहानी है, कहानी है, इस प्रकार से इसे 10 भागों में विभाजित कर देते हैं। मेरा जो कहने का मतलब ये था कि भारतेंदु काल की, इसके आधुनिक काल की जो शुरुआत मानी जाती है वो भारतेंदु के नाम से ही मानी जाती है। इन्होंने सुप्रसिद्ध रचनाएं लिखी है, उसमें से कुछ जो रचनाओं में से जो काव्य काव्य पंक्ति है, जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर के भाव टके शेर खाजा, चना चबावे घासी राम जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले बाबू खाने को मुंह खोले। ये इस प्रकार की जो काव्य पंक्ति है, इन काव्य पंक्तियों ये काव्य पंक्तियां इनकी रचनाओं में मौजूद है। ठीक है, भारतेंदु जी के। तो भारतेंदु जी का जितना भी नाम हम हिंदी साहित्य जगत में लेंगे उतना ही कम होगा, क्योंकि इन्होंने उस समय, जिस समय ये अपनी लेखनी शुरू की थी इन्होंने, तो उस समय हिंदी साहित्य जगत में अंधेरा छाया हुआ था, और इन्होंने अपनी लेखनी से उस अंधेरे को, उस अंधकार को दूर किया, और एक प्रकाश की जो ज्योत है, वो एक इन्होंने जो रोशनी है, वो रोशनी इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को दी है अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने सुविचारों के माध्यम से, अपनी धारणाओं के माध्यम से। ठीक है, चलिए। आजादी के आंदोलन में भारतीय पत्रों ने अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए पत्रकार की भी भूमिका निभाई। गांधी जी को हम समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं, क्योंकि आजादी दिलाने में उनके पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के पहले के प्रमुख पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन साय, राम वृक्ष बेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त हैं। ये सभी नाम है जिन्होंने पत्र पत्रिकाओं में का क्या किया, आविष्कार किया, यानी कि इन्होंने ये पत्र पत्रिकाओं के ये जन्मदाता माने जाते हैं ये सभी, और हिंदी साहित्य के ये बहुत ही बड़े साहित्यकार माने गए हैं। उस समय के महत्वपूर्ण अखबार और पत्रिकाओं में केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप,
और 20 साल बाद आदि प्रमुख है। जैसे कुछ पत्रिकाएं अब भी छपती है, जैसे हंस पत्रिका है, वर्तमान में भी ये जो राजेंद्र यादव है, राजेंद्र यादव, ये दिल्ली से इस हंस पत्रिका को दिल्ली से छापते हैं, हंस पत्रिका। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1900 ईस्वी के आसपास इसकी शुरुआत मानी गई थी। ठीक है, चलिए। लेकिन जहां आजादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्ति था, वहीं आजादी के बाद पत्रकारिता का लक्ष्य बदलने लगा। शुरुआती 2 दशकों तक पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध दिखती थी, लेकिन उसके बाद उसका चरित्र व्यावसायिक और प्रोफेशनल होने लगा। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि आजादी से पहले पत्रकारिता एक मिशन थी, लेकिन आजादी के, ये देखिए, ये 1780 में प्रकाशित होने वाला भारत का पहला अखबार, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये चित्र देख लीजिएगा, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा आप। बाद वह एक व्यवसाय बन गई। आजादी के बाद अधिकतर पुरानी पत्रिकाएं बंद हो गई और कई नए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। आजादी के बाद के प्रमुख हिंदी अखबारों में नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण पत्रिकाओं, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे, आउटलुक का नाम लिया जा सकता है। इनमें से कई पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं। आजादी के बाद के हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में सच्चिदानंद हिरानंद, वात्स्यन, अजय जी, रघुवीर साय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया जा सकता है। अब बात आती है रेडियो। ये तो थी पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, 1980 में और 1780 में जेम्स हिक्की ने शुरुआत की थी पत्र पत्रिकाओं की। ठीक है, और बंगाल गजट से शुरुआत हुई थी। ठीक है, और पहला जो साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ था वो कौन सा था? उदंत मार्तंड, जुगल किशोर जी ने उसे प्रकाशित किया था। ठीक है, अब बात आती है रेडियो की। रेडियो के संदर्भ में जान लीजिएगा, ये जितने भी हम पढ़ेंगे, पत्र पत्रिका है, रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, ये सभी के सभी माध्यम होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था माध्यम। देखो, जनसंचार, जब भी संचार की शुरुआत कैसे होती है, एक सेंडर होता है, सेंडर यानी कि जिसको हम स्रोत या संचारक भी बोलते हैं या प्रशेषक भी बोलते हैं, और वो फिर क्या करता है, अपने मस्तिष्क में आइडियाज, थॉट, मैसेज पैदा करता है, और फिर वो मैसेज, वो जो थॉट उसने लिए दिमाग में, वो आगे पहुंचाने के लिए किसी न किसी चैनल का प्रयोग करता, माध्यम का प्रयोग करता है, माध्यम को व्यवहार में लेके आता है। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, वो माध्यम मोबाइल फोन भी हो सकता है, ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकती है, टेलीविजन भी हो सकता है, इंटरनेट भी हो सकता है, सब जनसभा भी हो सकती है। ठीक है, पुस्तक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद रिसीवर तक वो संदेश पहुंचता है, और रिसीवर पर वो संदेश पहुंचने के बाद इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट के बाद वो क्या करेगा, वो इफेक्ट उस पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सकारात्मक रूप में भी इफेक्ट पड़ सकता है और नकारात्मक रूप में भी। और इसी तरह से वो जो इफेक्ट उसके ऊपर पड़ा है, सकारात्मक या नकारात्मक रूप में, वो फिर क्या करेगा, वो उसे आगे जो अपनी फीडबैक देगा, फीडबैक जो निकल कर आएगी उसकी ओर से, रिसीवर की ओर से, वो भी क्या हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि न भी दे, न भी कोई फीडबैक दे। ठीक है, तो ये फिर जो वो रिसीवर है, रिसीवर क्या बन जाएगा, सेंडर बन जाएगा, और जो सेंडर था वो रिसीवर बन जाएगा, और ये जो प्रोसेसिंग चलती रहती है, इसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसे ही हम मास कम्युनिकेशन के नाम से जानेंगे, मास कम्युनिकेशन के नाम से इसे जानेंगे, क्योंकि हम तरह तरह के माध्यमों का प्रयोग करते हैं फिर इसमें। ठीक है, तो रेडियो के संदर्भ में आप जान लीजिएगा। पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह रेडियो है। सन 1895 में जब इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को
एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की, तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। पहले विश्व युद्ध तक ही सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण औजार बन चुका था। शुरुआती रेडियो स्टेशन अमेरिकी शहर पीटर्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले जो रेडियो सन 1895 में इटली के जो इंजीनियर थे जी मार्कोनी ने इसकी शुरुआत की थी। और इसके जो रेडियो स्टेशन जो शुरू हुए थे, 3 शुरू हुए थे अमेरिका में। पहला हुआ था पीटर्सबर्ग, दूसरा न्यूयॉर्क से और तीसरा शिकागो में खुले। ठीक है। बाद में जो रेडियो की शुरुआत हुई है 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया था। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है। भारत में रेडियो की शुरुआत 1921 में, ठीक है, किसके सहयोग से? टाइम्स ऑफ इंडिया के सहयोग से। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से, किसके सहयोग से? डाक तार विभाग के सहयोग से इसकी शुरुआत की थी। और 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। यानी कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब मानी गई है? ये भी एक अंक का क्वेश्चन है। 1936 में, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको भी। और आजादी के इस समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 क्वेश्चन बन गए इसमें। 2 कौन कौन से बन जाएंगे? एक तो ये कि जिस समय देश आजाद हुआ उस समय तक कुल कितने रेडियो चैनल थे? तो इंडिया में कुल कितने रेडियो चैनलों का आविष्कार हो चुका था? यानी कुल इंडिया में 9 रेडियो चैनलों का आविष्कार हो चुका था। और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि उनमें से किसी एक का नाम बताओ। जब कोई एक का नाम दे दिया और ये पूछ लिया क्या ये आजादी के समय ये जो रेडियो चैनल है इसका आविष्कार हुआ था या नहीं हुआ था, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो देखिए कौन कौन से 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर। ये जो ढाका, लाहौर और पेशावर है, बाद में ये किसके अधीन हो गए थे? पाकिस्तान के अधीन हो गए थे जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था। ठीक है। तो ये 6 चैनल इंडिया के अधीन रहे थे और 3 चैनल किसके हो गए थे? किसके अधीन हो गए थे? पाकिस्तान के अधीन हो गए थे। चलिए, इनमें से 3 रेडियो स्टेशन विभाजन के साथ पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। कौन कौन से? ढाका, लाहौर और पेशावर। ये तीनों के तीनों पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे भाई। ठीक है। बाकी इंडिया के हिस्से में रह गए थे। आजादी के बाद भारत में रेडियो एक वैध ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ। एक धर्मनिरपेक्ष लोकहितकारी राष्ट्र के जन माध्यम के तौर पर देश के नव निर्माण में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना और शिक्षा के अलावा देश की सामाजिक संस्कृति को उभारने और राष्ट्रीय नव निर्माण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों को एक आवाज देने का काम रेडियो ने किया है। आज आकाशवाणी, अगला पृष्ठ है। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में एक कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। कितनी बोलियों में? 146। और कितनी भाषाओं में? 24। अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे इसमें से। ठीक है। देश की 96% आबादी तक इसकी पहुंच है। 1993 में एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत के बाद रेडियो के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां भी आगे आई है। यानी एफएम की शुरुआत कब हुई? 1993 में। अंडरलाइन कर लीजिएगा। लेकिन अभी उन्हें समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति नहीं है। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम के स्वायत्तशासी निकाय को सौंप दिया गया। असल में लंबे अरसे तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण रेडियो में आ गई जड़ता को तोड़ने की पहल 1995 में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले ने की। और इस फैसले में कहा गया कि ध्वनि तरंगों पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता और उन्हें मुक्त किया जाना चाहिए। एफएम के दूसरे चरण के साथ देश के 90 शहरों में 350 से अधिक निजी एफएम चैनल शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही सामुदायिक या कम्युनिटी रेडियो केंद्रों के आने से देश में रेडियो की नई संस्कृति अस्तित्व में आ रही है। रेडियो एक ध्वनि माध्यम है। इसकी तात्कालिकता, घनिष्ठता
और प्रभाव के कारण गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा था। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव। ठीक है, क्योंकि ये इसकी रेडियो की क्या बन जाएगी, फीचर्स बन जाएंगे, इसकी विशेषताएं बन जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए। ध्वनि तरंगों के जरिए यह देश के कोने कोने तक पहुंचता है, दूर दराज के गांव में, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा इस पंक्ति के कोने कोने तक पहुंचता है। दूर दराज के गांव में जहाँ संचार और मनोरंजन के अन्य साधन नहीं होते, वहाँ रेडियो ही एकमात्र साधन है बाहरी दुनिया से जुड़ने का। फिर अखबार और टेलीविजन की तुलना में यह बहुत सस्ता भी है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये भी इसकी विशेषता है, क्योंकि ये बाकी साधनों की बजाय ये क्या है, सस्ता भी है और हल्का भी है। ठीक है, इसलिए भारत के दूर दराज के इलाकों में लोगों ने रेडियो क्लब बना लिया। आकाशवाणी के अलावा सैकड़ों निजी एफएम स्टेशन और बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, डॉइचे वेले, रेडियो जर्मनी यानी मॉस्को रेडियो, रेडियो पेइचिंग, रेडियो ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विदेशी प्रसारण और हमारे इधर क्या हो चुके हैं। इस प्रकार के जो चैनल हैं, इनका जाल लगभग बिछ चुका, इनका जो जाल है ये संसार में लगभग बिछ गया है। ठीक है, तो यहाँ तक करेंगे, बाकी करेंगे कल टेलीविजन के संदर्भ में। अब आप में से किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो। एक बार अटेंडेंस लेने दो।